नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे कांकेर से बड़ी खबर की। भालू प्रतापपुर उपचुनाव के लिए आज थम जाएगा प्रचार। प्रत्याशी डोर टू डोर करेंगे प्रचार। अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस झोंकेगी ताकत। सीएम कोरर और लखनपुरी में सभा को संबोधित करेंगे। 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 को नतीजे आने वाले हैं। तो भालू प्रतापपुर का दंगल और इसके चलते लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं की जा रही हैं। बता दें कि आज भी भालू प्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थमने वाला है। प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करेंगे। अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस झोंकेगी ताकत। सीएम कोरर और लखनपुरी में सभा को संबोधित करेंगे और 5 दिसंबर को वोट डाले जा रहे हैं। 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। तो खबर कांकेर से, आज प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा और आज डोर टू डोर कैंपेन अब प्रत्याशी करने वाले हैं। तो वहीं सीएम कोरर और लखनपुरी में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो अंतिम दिन है आज। बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत झोंकने में जुटी हुई हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी भी लगातार ब्रह्मानंद नेताम के पक्ष में वोट की अपील कर रही है। और इसी बीच कई सियासी समीकरण भी उठाए गए, कई सियासी मुद्दे उठाए गए, जिनको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर और बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधती हुई नजर आई। बता दें कि सावित्री मंडावी कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जिनके समर्थन की मांग सीएम भूपेश बघेल लगातार आमजन से कर रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए हैं। खेम नारायण, देखा जा रहा है कि आज चुनावी जो शोर है वो थम जाएगा। डोर टू डोर कैंपेन किया जाना है आज। जी, आपको मैं भानु प्रतापपुर के जंग की आज जो अपडेट है वो मैं बता देता हूं कि आज कांग्रेस के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 सभाओं को करेंगे संबोधित और अपने प्रत्याशी सावित्री मंडावी के लिए वोट की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री आज 12 बजे कोरर पहुंचेंगे और 3 बजे जो है लखनपुरी में अपने सभा को संबोधित करेंगे। और जैसे देखा जा रहा है कि इसी चुनावी दंगल में जो उनको टक्कर देने के लिए भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा का जो दल है वो भी अपने स्टार प्रचारकों को आज अंतिम दिन जो है उतारेगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पहुंचेंगे, जो कि संबलपुर में अपनी सभा करेंगे और जनता से जो है, मतदाताओं से जो है ब्रह्मानंद के लिए वोट की अपील करेंगे। और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो अभी भी जारी है, जंग अभी भी जारी है। और भानु प्रतापपुर उपचुनाव में दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है और लगा दिया है। और आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन में आज जो स्टार प्रचारक अपना प्रचार प्रसार दोपहर शाम के बाद जो है थम जाएगा। इसके बाद जो है प्रत्याशी सिर्फ मतदाताओं के घर पहुंचकर जो है वोट की अपील कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई लाउड स्पीकर और रैली निकालकर जो है प्रचार प्रसार में नहीं जा सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये भी देखा जा रहा है कि जहां बीजेपी बिल्कुल जुटी हुई है, लेकिन कई सारे दाग भी लग चुके हैं ब्रह्मानंद नेताम पर। दूसरी तरफ सावित्री मंडावी, जिनके साथ एक सिंपैथी वोट जुड़ने की भी बात कही जा रही है, तो कांग्रेस के लिए एक 2 गुना फायदा की भी बात की जा रही है यहां पर। खेम नारायण जी, बिल्कुल सही बात है। जब से ब्रह्मानंद नेताम जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उन पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं, उसके बाद से जो है भाजपा के लिए एक मुश्किल खड़ी हो गई है। साथ ही कांग्रेस के लिए यह जो है बहुत फायदे वाली बात है। और कांग्रेस जो है सहानुभूति के साथ इस ब्रह्मानंद के ऊपर जो दुष्कर्म का आरोप है उसे भुनाने का जो है प्रयास कर रही है। लेकिन जो है भाजपा भी जो है इतने सब आरोपों के बाद भी जो है चुनावी मैदान में डटा हुआ है। उसके दिग्गज नेता जो है चुनावी प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। ब्रह्मानंद नेताम को भले गिरफ्तार करने के लिए झारखंड की पुलिस पहुंची
पहुंची हुई थी, लेकिन वो भी जो है गांव-गांव में प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो है अब जो है कि आज अंतिम दिवस है प्रचार प्रसार का, और जनता के जो मुद्दे हैं इस चुनाव में वो दबे हुए नजर आए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के दौर में जो है जनता की मुद्दा जो है वो गायब सा दिखा। लेकिन जब 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को जब मतगणना होगी, तब समझ में आएगा कि जनता ने किसे अपना मत दिया है और किसे जीत दिलाई और किसे हार दिलाई। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका खेमनारायण तमाम जानकारी के लिए। तो अब ये तो 8 दिसंबर को ही नतीजे जब आएंगे तभी पता चल पाएगा। और अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। प्रदेश में कुल 76% रिजर्वेशन पर मुहर लगी। विधानसभा में पास हुआ आरक्षण संशोधन विधेयक, आदिवासी के लिए 32% आरक्षण तय हुआ। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 32%, ओबीसी 27%, अनुसूचित जाति 13% और ईडब्ल्यूएस के लिए 4% आरक्षण पर मुहर लगी है। तो खबर रायपुर से है, विशेष सत्र बुलाया गया था इसके लिए। प्रदेश में कुल 76% रिजर्वेशन पर मुहर लगा दी गई है। तो विधानसभा में पास हुआ आरक्षण संशोधन विधेयक, आदिवासी के लिए 32% आरक्षण तय हुआ। तो वहीं ओबीसी के लिए 27, अनुसूचित जाति के लिए 13 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4% आरक्षण पर मुहर लगी है। तो देखिए, इसी बीच कुछ जश्न की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जब पटाखे फोड़े गए खुशी में। 32% आदिवासियों का आरक्षण तय किया गया है। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन, और इसमें सर्वसम्मति से जहां आदिवासी के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, पिछड़े वर्ग के लिए 27% और 4% ईडब्ल्यूएस के लिए, और संभाग और जिला में पहली बार, पिछली सरकार ने तो केवल सर्कुलर जारी किया था, इस समय एक्ट में प्रावधान किया गया है, जिसमें जिलों में अनुसूचित जाति जनजाति के जनसंख्या के आधार पर मिलेगा, लेकिन वहीं पिछड़े वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए जिलों में 27% तक के आरक्षण मिलेगा। और जो ईडब्ल्यूएस के लिए जो विधानसभा 4% है, प्रदेश स्तर पे 4% है, वहां तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए संभाग और जिला संवर्ग के लिए 4% से लेके 10% तक, ये मतलब अधिकतम 10% तक के दिया जाएगा। जिन क्षेत्रों में ज्यादा ईडब्ल्यूएस के लोग रहते हैं तो 10% तक के उसको आरक्षण का लाभ दिया। तो वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया है। विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए जाने पर जशपुर बीजेपी में खुशी की लहर है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ भाजपा में 2 बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाने वाले विष्णुदेव साय अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विष्णुदेव साय जी। सर, छत्तीसगढ़ में 2 बार आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? भाई साहब, पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है और आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य का दायित्व मिला है और बहुत खुशी हो रही है। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, एक बड़ी खाई है यहाँ पर, कैसे पाटेंगे इसको? अब बिल्कुल स्थिति बदल चुकी है। 4 साल इस सरकार को हो चुके हैं और जिस उम्मीद के साथ यहाँ की जनता कांग्रेस पार्टी को सरकार में बैठाई थी, आज उसी तेजी से जनता की निगाह से ये पार्टी उनकी नज़रों से उतर गई है। आज सरकार की लापरवाही के कारण, हाई कोर्ट में कोई अच्छा वकील नहीं रखने के कारण इनका मतलब 12% आरक्षण कम हो गया। आज बहुत बड़ा लॉस है ये आदिवासियों के लिए, और आदिवासी लोगों के साथ बहुत अत्याचार हुए हैं। बहुत आदिवासी वर्ग के माता बहनों का सम्मान पर ठेस पहुंचा है। उनका सम्मान को सुरक्षित रखने में भी ये सरकार नाकाम हुई है और इस सब को लेकर इस वर्ग में बहुत आक्रोश है।
और 2023 में कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि ये थे विष्णुदेव साय, जिनका कहना था कि आगामी चुनाव में भाजपा को यहाँ पर एक ज़्यादा यहाँ पर फायदा मिलता दिख रहा है और जो आदिवासी वर्ग है वो भाजपा के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तनु कुर्रे मर्डर में बड़ा खुलासा हुआ। तनु कुर्रे मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। सूरज अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सचिन अग्रवाल के बाद सूरज अग्रवाल की गिरफ्तारी। आरोपी सचिन अग्रवाल ने कार में मारी थी गोली मारने के बाद शव को जलाया। पुलिस ने बरामद किया पिस्टल और जिंदा कारतूस। हत्या में इस्तेमाल कार अब तक नहीं हुई बरामद। बलांगीर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। तो एक और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा, जिसने गोली मारी थी और उसके बाद जो शव है उसको जला दिया था। तो सूरज अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी तक कार बरामद नहीं की गई है, लेकिन पिस्टल और जिंदा कारतूस जरूर बरामद कर लिए गए हैं। ओडिशा पुलिस का बड़ा खुलासा सामने आया है। तनु कुर्रे का नाम का मिसिंग रिपोर्ट हमारे पौंडरी में जो रायपुर का पौंडरी पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग रिपोर्ट है। उनके बाद आईएसी ने उसका पेरेंट्स जो है वो पेरेंट्स का फोन नंबर आया उसको बुलाया। बुलाने के बाद उसने आइडेंटिफाई किया कि कोई तनु कुर्रे का डेड बॉडी है और उनका जो पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स को इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पूछताछ किया गया तो पता चला कि सचिन अग्रवाल के नाम पर एक लड़की से उसका रिलेशन था। तब सचिन अग्रवाल को हमने उसको अप्रीहेंड करने के लिए वो टीम एक स्पेशल टीम बनाया गया, जिसमें एसपी सर लीडिंग ले रहे थे और स्पेशल टीम बनाया गया और एसपी सर के डायरेक्शन में टीम 3-4 जगहों में रेड मारने के बाद उसको बलांगीर पुलिस स्टेशन में उसको अप्रीहेंड कर गया। अप्रीहेंड करने के बाद उससे जो पिस्तौल यूज़ किया था वो पिस्तौल को रिकवरी करा गया, ये कर लिया सूरज अग्रवाल से। सचिन ने तो 3 राउंड गोली चलाई थी और सूरज अग्रवाल उसको जो एविडेंस को डिसअपियर करने के लिए उसका जो असिस्ट किया गया और उसको जो पिस्तौल देकर गया था तो एविडेंस को डिसअपियरेंस करके असिस्ट में उसको भी गिरफ्तार कर लिया। खबर मुंगेली से, जहां पर जिले में ठंड से बड़ी ठिठुरन। वनांचल में ठंड से ठिठुरे लोग। तापमान गिरने से बड़ी ठंड, लोग अलाव का ले रहे सहारा। सड़कों पर कोहरा छाया रहा। तो आप ये देखिए कि ठंड का असर ज्यादा होने लगा है। वनांचल क्षेत्रों में खासतौर पर ज्यादा ठंडी पड़ने लगी है। पारा गिरता ही जा रहा है। सुबह सुबह लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जिले में ठंड से ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई है। तो देखिए आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर लोग अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे खास बात यह भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ठंड का लुत्फ तो उठाते ही हैं, साथ ही साथ सुबह सुबह अलाव के आसपास बैठकर अपनी ठंड दूर करने की कोशिश भी की जाती है। सड़कों पर कोहरा छाया रहा और आप देखेंगे कि दूर से ही नजर आ रहा है कि काफी कोहरा छाया हुआ है। ठंड बढ़ गई है। क्या बच्चे क्या बुजुर्ग सभी इस ठंड को महसूस कर रहे हैं। और बलरामपुर से खबर है, जहां अवैध धान के भंडारण और परिवहन पर कार्रवाई जारी है। कार्रवाई के दौरान 530 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया। अवैध धान के परिवहन के खिलाफ 18 जगहों पर नाकेबंदी। प्रशासन की कार्रवाई से बिचौलियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो खबर बलरामपुर से है, जहां बलरामपुर में अवैध धान के भंडारण और परिवहन पर कार्रवाई जारी है। लगातार कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई के दौरान 530 क्विंटल अवैध धान जब्त कर लिया गया। अवैध धान के परिवहन के खिलाफ 18 जगहों पर नाकेबंदी की गई है। प्रशासन की कार्रवाई से बिचौलियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो जशपुर में हुए लव जिहाद के मामले ने तूल पकड़ लिया। मिकापुर के गौरी शंकर मंदिर के पास रैनियार समाज और हिंदू संगठन के लोगों ने आईजी कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की। साथ ही लव जिहाद मामले में सरगुजा आईजी को ज्ञापन सौंपकर युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। समाज के लोगों का आरोप है कि एक धर्म विशेष के लड़के ने युवती का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उससे निकाह कर लिया गया। एसपी कार्यालय को हम लोगों ने सूचना दी है। एसपी कार्यालय ने हमको कहा कि 24 घंटे का हमको समय दिया जाए, हम जांच करके और हम आपको कार्रवाई से अवगत कराएंगे। जबकि हम लोगों का ये मांग था कि जब वो
पीड़ित पक्ष को जान से मारने की धमकी दे रहा है। वो यहाँ तक बोल रहा है कि श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए थे, अगर तुम इस प्रकार की कार्रवाई करोगे तो तुम्हारे 70 टुकड़े भी हम कर सकते हैं। ये सारी बातें का आवेदन हम लोगों ने एसपी कार्यालय को दिया। अभी कुछ लोग आए हुए थे जिसमें विभिन्न संगठन के लोग थे, वो लोग ज्ञापन दिए हैं इसमें कार्रवाई करने के लिए, तो वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा। दुर्ग जिले में ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ पुलिस ने मॉड्यूल 2 की शुरुआत की है और इसके तहत सट्टा में उपयोग हो रहे बैंक खातों से संबंधित संदेहियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। मजदूरों को धोखा देकर 20 बैंक खातों से आरोपी ने कारोबार कर रहा था। करीब 1 करोड़ 20 लाख के लेन देन का खुलासा हुआ। पुलिस की सघन जांच के बाद आरोपी पर शिकंजा कसा गया। एंटी क्राइम साइबर टीम और भट्टी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। कोरबा साइबर सेल और बालको पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से महंगे मोबाइल फोन के अलावा लगभग 2 लाख रुपए की सट्टा पट्टी और नकदी बरामद की गई है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि टाउनशिप बस स्टैंड के बाहर कुछ लोग फेयर प्ले ऐप पर ऑनलाइन सट्टा खेल रहे थे। पुलिस ने वहां दबिश देकर 4 संदेहियों युवक को पकड़ा है और इसी तरह एक और सटोरियो दल को सिविक सेंटर के पास से ऑनलाइन सट्टा खेलने के लिए गिरफ्तार किया गया है। दोनों मामलों में सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया गया। अंबिकापुर से खबर है, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया। अपहरण के बाद लड़की से दुष्कर्म एक महिला सहित 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने लड़की को बरामद कर परिजनों को सौंपा। उदयपुर थाना क्षेत्र का मामला सामने आया है। तो नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, अपहरण के बाद लड़की से दुष्कर्म किया गया। एक महिला सहित 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो वहीं परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने लड़की को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। गरियाबंद में रात को खनिज उत्खनन बंद करने के कलेक्टर के कड़े निर्देश के बाद भी जिले में रेत का खनन जारी है। सरकड़ा और दूसरी रेत खदानों में नियमों की धज्जियां उड़ाकर रात में रेत का खनन और परिवहन किया जा रहा है। रात के अंधेरे में नदी का सीना छलनी कर सैकड़ों गाड़ियां खनन माफिया और रेत निकाल रहे हैं। बेखौफ खनन माफिया और रेत का खनन कर सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना भी लगा रहे हैं। कलेक्टर ने रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। और अब खबर धमतरी से है, जहां ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ एक पुलिस आरक्षक अपने ही महकमे से परेशान हो गया। ऐसे में अब उसने आईजी के सामने पेश होने के लिए एसपी से अनुमति मांगी है। दरअसल आरक्षक वेद शर्मा ने इलेक्ट्रिक स्कूटर के बदले एक नंबर पर 1,30,000 का ऑनलाइन पेमेंट किया था, लेकिन ये नंबर ठगों का था। जब आरक्षक को इस बात का पता चला तो उसने अगस्त महीने में थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। आवेदन दिए 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो 2022 को हुआ है। ओला इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर व मोटरसाइकिल खरीदने के दौरान जो आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। कितने ठगी हुआ, कैसे हुआ? ये मैं अपने फोन पे के माध्यम से ही पेमेंट किया हूँ। मेरे को गाड़ी जैसल में ऑनलाइन ही खरीदी बिक्री होता है और उसमें वो अमाउंट है। और चलिए अब रुक करेंगे 25 सेकंड में टॉप 20 का।